नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन टेस्ट आज 4 है, टेस्ट संख्या 4 है। देखते हैं। और यह जो भी टेस्ट आप लोग को दिया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज़ दिन में 10 बजे और रात में 9:30 बजे खंड शिक्षा अधिकारी का ऑनलाइन टेस्ट होता है। यह जो भी टेस्ट मटेरियल है यह सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी, अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह जो भी प्रश्न है यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है दोस्तों। एनसीईआरटी पर आधारित टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लें, बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप लोग जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। और जो भी लोग इस समय हैं आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं हमको आपसे निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि आप इसे शेयर करें। जो भी लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे शेयर करें। जो भी शेयर करने का माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, आप उस पर शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप शेयर करें। और जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का मटेरियल चाहिए, खंड शिक्षा अधिकारी का रामबाण मटेरियल जिनको भी चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में दर्ज है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप संपर्क कर लीजिएगा जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, वेद संख्या में 4 हैं। यह 5वां ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दोस्तों। वेद संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आप लोग जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वैदिक काल में की गई थी। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जो रचना की गई थी वह उत्तर वैदिक काल में की गई थी। प्रश्न 2 देखिएगा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर ऋग्वेद के संदर्भ में। तो पहला क्या है? ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। यहां हम बताना चाहेंगे कि ऋग्वेद की सभी जो सूक्तों की रचना है पुरुषों द्वारा की गई है, यह बोल रहा है, जबकि यह गलत है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना स्त्री विद्वानों ने भी किया है, तो यह गलत है। आगे देखिएगा दूसरा, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह सही है। तीसरा क्या है? ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि उन्हें पढ़ा जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? विकल्प सी, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिएगा, यह देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्यास। कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है? तो देखिए, सरस्वती वह नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में अधिक बार हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार नहीं हुआ है। देखिए, ऋग्वेद सरस्वती नदी जो है वह ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। नदीतमा, नदीतमा का अर्थ होता है नदियों की माँ। नदीतमा कहा गया है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में, नदीतमा। तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी है। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है। और इस प्रश्न पूछ रहा था कि किस नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम हुआ है, मतलब 3 और 4। गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है। सिर्फ एक बार हुआ है गंगा का उल्लेख, एक बार हुआ है यमुना का उल्लेख। प्रश्न 4 देखिएगा, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि आप इसे शेयर करिए। शेयर करिए, जो भी लोग हैं इस समय शेयर करिए। शेयर करने में कुछ नहीं चाहता है, जो भी आपके पास शेयर करने का माध्यम है, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उस पर शेयर करिए। क्योंकि जो मटेरियल मैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा मटेरियल आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो मटेरियल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। और 16 अगस्त तक लगातार दिन में 10 बजे और रात में 9:30 पर आपको मटेरियल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और लगातार यह कार्यक्रम चलता रहेगा 16 अगस्त तक।
खंड शिक्षा अधिकारी का इतना ज़बरदस्त मटेरियल आप लोग को दूंगा कि आप लोग खुद दंग रह जाएंगे और परीक्षा में जो परिणाम होगा वह आपके सामने होगा। और जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न 4 देखिएगा, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। देखिए, पहला है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल में तो हाँ लड़े जाते थे मवेशियों के लिए, मतलब गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अनुसार। देखिए बी, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में मवेशियों का महत्व था, गाय का महत्व था, जमीन का उतना महत्व नहीं था, लेकिन लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, भूमि के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। और क्यों लड़ी जाती थी? क्योंकि उसका भी कारण गाय ही थी। क्योंकि जो पशु होते हैं वह क्या चारागाह, उनको चारागाह की जरूरत होती है, उनको चारे की जरूरत होती है, इसलिए चारागाह वाली भूमि के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। तो ए और बी दोनों सही है। कौन सही नहीं है यह बताना है। तो देखिए सी, देखिए युद्ध में जीता गया धन सरदारों और पुरोहितों में ही बांटा जाता था। युद्ध में जीता गया धन सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। इसका बाद में वर्णन करेंगे, यही है जो सही नहीं है। डी देखिएगा, इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो देखिए ऋग्वैदिक काल का जो समाज था समतावादी था। उस समय कोई छोटा बड़ा वाला काम नहीं था। सब लोग एक कबीले में रहते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे कबीले में रहा करते थे और किसी प्रकार का कोई सेना वाली बात ही नहीं थी। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। राजा को जब आवश्यकता पड़ती थी तो हर कोई जन धन से राजा की सहायता करता था। अस्थायी सेना वाला बात नहीं था। तो यह जो डी है यह भी सही है। ये सी देखिएगा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यह गलत है, विकल्प सी। क्योंकि युद्ध में जीता गया धन जो होता था उसको सरदार और पुरोहितों में तो बांटा ही जाता था, लेकिन कुछ धन आम जनमानस में भी बांटा जाता था। आम जनमानस या सैनिकों में भी बांटा जाता था। तो सी जो है यही सही नहीं है, बाकी ए, बी और डी सही हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी का जो मटेरियल मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा मटेरियल आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दिन में 10 बजे आप कहीं भी रहिए, दिन में 10 बजे और रात में 9:30 पर आप जरूर वॉच करिए। अगर आवश्यकता पड़े तो फिर बाद में वॉच कर लीजिएगा, लेकिन दिन में 10 बजे और रात में 9:30 पर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी मटेरियल की आवश्यकता है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के अनुसार कह रहा है, ऋग्वैदिक काल के अनुसार वर्गीकृत 2 समूहों में पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, यह बात सही है। दूसरा देखिएगा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। अभी मैं बताया हूं कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था समतावादी था। राजा कोई महलों में नहीं रहा करते थे, कोई बहुत बड़ा महल नहीं रहता था ऋग्वैदिक काल में। महल वाला जो सिस्टम है, अस्थाई सेना वाला जो सिस्टम है, उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश होने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं करती थीं। तो जो दूसरा कथन है कि राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे, न राजा महलों में रहते थे और कर तभी वसूलते थे जब उनको आवश्यकता होती थी और लोग स्वेच्छा से कर दिया करते थे। तो जो 2 है यह सही नहीं है, केवल ये जो 1 है यही सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, केवल एक। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। देखिए दरअसल बात ये होती है कि अगर इस समय जानते हैं, इस समय आपके चैनल पर पीसीएस पाठशाला पर इस समय 48,000 मेंबर हैं, 48,000 मेंबर हैं। और देखिए एक्टिव कितने लोग हैं। बहुत दुख होता है कि कहाँ लोग रह जाते हैं कि उन तक हमारी बात नहीं पहुँचती है। मैं यह बात जान लीजिए कि रोज़ दिन में 10 बजे और रात के 9:30 बजे एक वीडियो मिलेगा। एक वीडियो दिन में, एक वीडियो रात में, और 16 अगस्त तक। और आपकी तैयारी धाकड़ जीतोड़ ताबड़तोड़ होगी। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरुजन या विष, भरतजन
या विष, यजुजन या विष। तो देखिए ऋग्वेद में 10 क्षत्रियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्षत्रियों की 10 शाखाएं बताई गई हैं। 10 शाखाएं अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुहि, अनिल, पक्त, भलानस और शिवी और विषाणिन। कुल क्षत्रियों की 10 शाखाएं बताई गई हैं। तो इसमें जैसे 10 शाखाओं का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन 3 है, तो तीनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पुरुजन या विष, भरतजन या विष और यदुजन या विष। पुरु को ही भरत कहते हैं, ये मत समझिएगा पुरु नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 तीनों सही है। कुरु 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 को कहते हैं भरत। प्रश्न 7 देखिएगा, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? बताएं, शत्रु, विरोधी, अरि या दस्यु। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहा करते थे। विकल्प डी, दस्यु या दास आदि कहा करते थे। प्रश्न 8 देखिएगा, किस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी? उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिस समय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, मतलब उत्तरी, देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो महाद्वीप था, यहाँ उत्तरी भाग थोड़ा जल्दी महासभ्यता का उदय हुआ और दक्षिणी भाग थोड़ा सा धीरे धीरे विकास की श्रेणी में आया। तो दक्षिणी भाग उस समय महापाषाण अवस्था से गुजर रहा था, जबकि उसी समय उत्तरी भारत में ऋग्वेद की रचना हो गई थी। महापाषाण क्या कहते हैं? महापाषाण कब्र का मतलब बड़ी बड़ी जो समाधियाँ होती थी, उनके आसपास पत्थर के बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसे महापाषाण कहते हैं। इसे समझ लीजिए। तो देखिए आइए, ये पहला क्या कह रहा है? यह प्रथा केवल दक्कन व दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह प्रथा दक्कन और दक्षिणी भारत में ही प्रचलित थी। यह गलत है। देखिए दक्षिण भारत में अधिकांश प्रचलित थी, लेकिन दक्षिण भारत के अलावा पूर्वोत्तर भाग में भी महापाषाण वाली प्रथा प्रचलित थी। तो एक जो है गलत है। 2 देखिएगा, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर भी दिखाई देते थे। यह सही है। केवल कौन सा कथन सही है? केवल 2। देखिए जो चीज़ आप लोग को समझ में ना आए, देखिए अगर हमारा नोट्स लेंगे, हमारा मटेरियल लेंगे, तो उसमें सब कुछ आपको व्याख्या के साथ मिल जाएगा, सारा व्याख्या के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सारा व्याख्या करना अब पूरी तरह से जो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए अगर नोट्स लेते हैं तो उसमें तो सारे आपको सारे तथ्य दिए रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस पर आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। अगर महापाषाण के बारे में नहीं जानते हैं तो सर्च कर लिया करिए। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो कौन जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं, यह बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए जमीन के भीतर जो कब्रें हैं उसको दर्शाने के लिए गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, मतलब 1 और 2। विकल्प बी। जिन लोगों को भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दर्ज है। प्रश्न 10 देखिएगा, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो महापाषाणिक कब्रें होती थी उसमें लोग मृतक को दफनाया जाता था और उसके साथ एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता था। जो मिट्टी का बर्तन होता था, काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। जो बर्तन होता था मिट्टी का, वह काले रंग से रंगा गया लाल रंग से रंगा जाता था और काले रंग से डिजाइनिंग होती थी। यह हर महापाषाणिक कब्र की विशेषता थी कि हर महापाषाणिक कब्र में मृतक के पास यह काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, लाल रंग का होता था और काले रंग से डिजाइन होती थी। तो विकल्प ए। प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही बताना है। तो देखिए 4 कथन दिया गया है,
एक कथन जो है वह सही नहीं है, 3 कथन जो है सही है। तो देखिए, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती थीं। जैसा कि हमने बताया कि महापाषाणिक कब्र की विशेषता होती थी कि हर महापाषाणिक कब्र में मृतक के पास काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। तो देखिए, जो संपन्न लोग होते थे उनके पास काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते ही थे या नहीं होते थे, लेकिन उनके साथ सोना और चांदी आदि आभूषण भी हुआ करते थे। सोने और चांदी के बर्तन भी होते थे जो उनकी संपन्नता को दर्शाते थे। तो जो ये है वह सही है, लोग अपनी संपन्नता के अनुसार अपनी चीज़ों को दफन करते थे। बी देखिएगा, कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, यह भी सही है। बारी बारी एक व्यक्ति के पास, फिर उसके जैसे कोई मतलब एक ही परिवार के लोग एक ही जगह दफनाए गए होंगे बारी बारी, यह आशा है। तो यह भी सही है, ए और बी दोनों सही है। सी देखिएगा, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यह भी सही है। मतलब उसी परिवार का किसी और मृतक को दफनाने के लिए लोग दोबारा आ सकें, इसलिए चिन्ह बनाते थे। कहीं कहीं खड़ा पत्थर रख देते थे और कहीं कहीं गोल गोल पत्थर रख देते थे। तो ए बी सी तीनों सही है। डी देखिएगा, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था, यह गलत है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए रास्ता जरूर होता था, लेकिन उसे डेथ होल नहीं बल्कि पोर्ट होल कहा जाता था। पोर्ट होल कहा जाता था। प्रश्न 12 देखिएगा, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए, इनाम गांव जो था वह भी एक महापाषाणिक संस्कृति का स्थल था और 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग वहां रहते थे। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव। भीमा नदी है महाराष्ट्र में, तो भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से या गणित से? तो चरक संहिता जो है आपका वह चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। यह 5वां ऑनलाइन टेस्ट था और रोज़ दिन में 10 बजे और रात में 9:30 बजे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन आपसे यह सहयोग चाहेंगे कि आप इसे शेयर कर दिया करिए। अगर संख्या ज़्यादा होगी तभी मनोबल बढ़ता है और फिर सारा मटेरियल देने का मन करता है। तो आप लोग इसे शेयर कर दिया करिए जब भी आप लोग ऑनलाइन रहिए, जब भी दिन में 10 बजे और रात में 9:30 बजे चलता रहेगा यह कार्यक्रम। समझिए 16 अगस्त तक लगातार आपको मटेरियल मिलते रहेंगे। 16 अगस्त तक सारा का सारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियर कर दूंगा। जहाँ जितना तक मैं कर सकूँगा मैं कर दूंगा। वैसे अगर आप सारा मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारा मटेरियल लेकर घर पर अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।